तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पुलिस और चोर, इनके बीच लुका छुपी, पकड़ना, उनका भागना, बचपन से आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये जो खेल होता है ना, पकड़ने और छुपने का, ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए पुलिस वालों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और पुलिस वालों के साथ साथ जो भाग रहा है, चाहे वो चोर हो, कातिल हो, रेपिस्ट हो, किसी भी तरह का मुजरिम हो जिसकी तलाश है, उसके लिए उतना ही मुश्किल होता है। कितने वक्त तक पुलिस की निगाहों से बचना, अपने फैमिली, परिवार, खानदान, दोस्त, उन सबसे भी दूर रहना, जो भी अगर उसकी नौकरी है नौकरी छोड़ना, बिजनेस है उससे अलग होना, नए नए ठिकानों पर जाना, बदलना, सोच कर देखिए कितना मुश्किल होता है। अब इसी फ्रेम में ये सोचिए कि एक शख्स, एक कातिल, जिसके ऊपर 11 साल के एक बच्चे के कत्ल का इल्जाम है, जिसको उसने किडनैप किया, फिर कत्ल किया, 35 सालों तक, पूरे 35 सालों तक वो पुलिस और कानून को धोखा देता रहा, भागता रहा, बचता रहा। ये 35 साल उसने कैसे काटे होंगे, कैसे वो बचा होगा? तो ऐसे कैरेक्टर की कहानी समझना भी बड़ा जरूरी होता है कि जब ये लोग भागते हैं, पुलिस से डर कर इधर उधर छुपते हैं कि पकड़े ना जाए, तो उस वक्त उनकी जिंदगी कैसी होती है। सिर्फ ये नहीं कि वो बाद में पकड़े गए, इतने साल बेवकूफ बनाया पुलिस को या धोखा दिया। ये 35 साल काटे कैसे? हो सकता है बहुत सारे मुजरिम इससे फिर सबक लें और वो कोशिश करें कि एक तो क्राइम ना करें, दूसरा ये कि फिर भागे भी नहीं, क्योंकि वो और भी ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज होती है। आज की कहानी एक ऐसे कातिल की कहानी है जो पूरे 35 सालों तक पुलिस को चकमा देता रहा, 35 सालों तक भागता रहा। और 35 साल के बाद जब वो भागा था, जब वो आरोपी था, तब उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। और 35 साल बाद जब वो पकड़ा गया तो एक बूढ़ा शख्स, एक अधेड़, 65 ईयर ओल्ड। लेकिन उसकी इस 35 सालों की कहानी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी पंजाब की है। पंजाब के एक इलाके में जिसका नाम है, उस इलाके का कैंप बाला। कैंप बाला में एक परिवार रहा करता था। एक महिला थी, विद्यावती, वो अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था 11 साल का। परिवार बेहद खुश था, खेतीबाड़ी की जमीन थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो एक दिन विद्या बाला अपने 11 साल के बेटे को लेकर, बल्कि विद्यावती, माफ कीजिएगा, बेटे को लेकर खेत की तरफ से गुजर रही थी। वहां पे थोड़ा सन्नाटा था, गांव का इलाका। तभी वहां गांव के ही 3 लोग उसको टकराते हैं। उनमें से एक का नाम था पप्पू, एक का नाम जसवंत और एक का नाम आनंद कुमार। वो तीनों, चूंकि विद्यावती ठीक ठाक फैमिली से थी, गहने वहने पहने हुए थे, उन्होंने चाकू निकाला, विद्यावती से सारे गहने उतरवाए और फिर और पैसे की मांग की। विद्यावती ने कहा हमारे पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने उसको टॉर्चर भी किया और फिर और पैसे मांगने के लिए उन्होंने उसके बेटे को छीन लिया। वो रोती रही। उन्होंने कहा चुपचाप तू बाकी के पैसे ले, वरना तेरे बच्चे को मार देंगे। और वो तीनों बच्चे को लेकर चले गए। बदहवास विद्यावती अपने घर पहुंचती है, आकर सारी बात बताती है। गांव के तमाम लोग अब विद्यावती के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं, उसके बच्चे को ढूंढते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस में मामला दर्ज कराते हैं। अगले दिन इस इंसिडेंट के, ये इंसिडेंट है 18 जनवरी 1989, 18 जनवरी 1989, यानी आज से ठीक 35 साल 3 महीने पहले। तो पुलिस अब तलाश करती है। अगले दिन शाम तक उसी इलाके के करीब एक जंगल है, उस जंगल में पुलिस जाती है तलाश करने, और वहां उससे 11 साल के बच्चे की लाश मिलती है। चाकू से उस पर हमला किया गया था, बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस विद्यावती के बयान पर केस दर्ज करती है। चूंकि वो उसी इलाके के थे, तो 3 नाम थे और उन तीनों नामों को पुलिस अपनी एफआईआर में दर्ज करती है। एक का नाम पप्पू, एक का नाम जसवंत और एक का नाम आनंद कुमार। अब पुलिस इन तीनों की तलाश शुरू करती है। तो पप्पू और जसवंत तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं अगले 2-4 दिनों में। आनंद कुमार भाग जाता है। अब ये इंसिडेंट पंजाब के कैमाला का है और आनंद कुमार रहने वाला बिहार का। अब चंडीगढ़ के करीब मामला था। चंडीगढ़ की पुलिस केस दर्ज करके उसे ढूंढती है, उसके घर पर भेजती है, दबिश डालती है। कई दिनों तक गांव में पुलिस पड़ी रहती है, लेकिन वो आता नहीं है गांव में। तलाश जारी रहती है। जहां जहां खबर मिलती, इन दोनों से, जो पकड़े गए पप्पू और जसवंत से, उनसे जो क्लू मिलते हैं पुलिस उसके हिसाब से, मतलब करीब आधा दर्जन स्टेट तो छान मारा, लेकिन आनंद कुमार कहीं मिला नहीं। इस दौरान में कोर्ट में अब मामला गया। 1990 में एक कोर्ट ने आनंद कुमार को भगोड़ा करार दे दिया। अब इसके बाद भी पुलिस की टीम लगातार धक्के खा रही है, आनंद कुमार का कोई सुराग नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 89 से 90, 91, 92, 93,
लगभग 30 साल बीत जाते हैं, आनंद कुमार का कोई अता पता नहीं। और अब तो चंडीगढ़ पुलिस भी बोल गई कि ऐसा कोई केस भी है, क्योंकि अब 30 साल पुराने केस या फाइल में कहां झाके, बल्कि 30 नहीं 34 साल हो चुके थे। तभी हर स्टेट में आजकल एक नई अच्छी चीज हुई है, पहल वो ये हुई है कि जो भी एक पुराने केस, पेंडिंग केसेस होते हैं जो अनसॉल्व्ड है, उसकी फाइलों पर एक बार हमेशा एक मीटिंग होती है, उस पर अपडेट मांगा जाता है कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। तो चंडीगढ़ पुलिस के एक सीनियर अफसर की नजर इस 34 साल पुराने केस पर पड़ी। ये बात है लास्ट ईयर की, 2023 की। वो सारी केस स्टडी की उन्होंने, FIR और ये सारी चीजें। अब इधर ये था कि 89 में जो 2 लोग पकड़े गए थे वो अपनी सजा काट के बरी भी हो गए, लेकिन जो तीसरा है वो पकड़ा ही नहीं गया। तब अपडेट लिया गया तो पता चला कि फिर बीच में तो भूल ही गए थे, फिर नए सिरे से सारे सोर्सेस को जिंदा किया गया। उसके बाद पुलिस इधर उधर भटकी, तभी पुलिस को एक जानकारी मिली। जानकारी ये थी कि कुछ वक्त पहले उसके गांव में एक साधु आया था, और वो साधु लगातार गांव में ही था, फिर कुछ दिन उस घर पे भी गया और फिर निकल गया। अब ऐसे कुछ केस पुलिस को याद आ गए। क्राइम करके सबसे अच्छे छुपने की जो जगह होती है वो ऐसी आश्रम, दूर दराज, आप अपना साधु के भेष में या कहीं आप छुप जाइए। अब उसमें भक्तों के बीच में आपको पता ही नहीं चलता है। अभी कुछ वक्त पहले एक मुंबई का ऐसे ही पकड़ाया गया था। तो पुलिस को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि आनंद कुमार साधु वाधु के भेष में छुपा और हम कहीं और तलाश कर रहे हैं। अब पुलिस ने अपने मुखबिरों को लगाना शुरू किया। जब मुखबिरों को लगाना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे पुलिस को पता चला कि एक उससे मिलता जुलता शख्स कोई है जो अलग अलग आश्रमों में देखा गया, लेकिन वो मथुरा में भी देखा गया, वो कासगंज में भी देखा गया, वो मध्य प्रदेश के भी आश्रम में देखा गया। अब क्या किया जाए, लेकिन ये था कि इस केस को सॉल्व करना है। तो एक स्पेशल टीम बनाई गई चंडीगढ़ पुलिस की, और इस टीम को कहा गया कि तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम इस 35 साल पुराने केस को सुलझाओ और उस आनंद कुमार को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करो। अब वो स्पेशल टीम, जिसमें 3 लोग थे, उनका काम था सिर्फ पता करना। अब वो टीम निकलती है, जहां जिससे जो सुराग मिलता वो टीम उसी की तरफ भटकती जाती। इस दौरान में इन्होंने कम से कम यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सारे स्टेट में जहां जहां जो जानकारी मिली ये टीम पहुंच जाए। पिछले 9 महीने से ये टीम 1989 के एक फरार कातिल की तलाश कर रही थी, और आखिरी उनके पास जहां भी जाते इनपुट यही था कि आनंद कुमार अब भेष बदलकर साधु बाबा बन चुका है और उसी के हिसाब से वो आश्रम में अलग अलग रहता है। लेकिन कई जगह गए, उस होलियों को दिखाया गई तो वहां के लोग पहचानते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं था तो, लेकिन 2 महीने पहले निकल गया। तो जो एक पैटर्न निकला वो ये निकला कि ये कहीं भी रहता है, 2 महीने से ज्यादा नहीं रहता। अब सोचिए 35 साल और किसी भी एक ठिकाने पर 2 महीने से ज्यादा नहीं, तो कितने ठिकाने बदले होंगे उसने। खैर पुलिस की टीम लगी रही। अब आखिरी फिर पुलिस को यह पता चला कि इसको फर्रुखाबाद के एक आश्रम में देखा गया। पुलिस की टीम फर्रुखाबाद पहुंचती है। जब फर्रुखाबाद पहुंची तो पता चला नहीं, वो वहां से निकलकर हाथरस के एक जंगल के करीब एक आश्रम है, वो वहां चला गया। पुलिस अब वहां भी पहुंचती है, पता चला वहां पे भी नहीं है, कुछ वक्त पहले से निकल गया। फिर पता चलता है कि वो अलीगढ़ में, अलीगढ़ पुलिस जाती, फिर पता चलता है मैनपुरी में, मैनपुर जाती, फिर पता चलता है कि कासगंज में आखिरी। अब पुलिस कासगंज पहुंचती है। अच्छा, ये जो पुलिस की टीम है ये खुद फकीर या फिर साधु, इसी हुलिये में, कोई पुलिस की वर्दी नहीं, और लगातार भटक रहे। और सोचिए 9 महीने से एक कातिल को ढूंढ रहे अलग अलग ठिकानों पर, आश्रम दर आश्रम भटकते 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 आखिरकार 4 दिन पहले की बात है, ये कासगंज के एक आश्रम में पहुंचते हैं। जब कासगंज के उस आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां उस हुलिये का एक शख्स उनको नजर आ जाता है, दाढ़ी बड़ी हुई, साधु के भेष में। तो पहले उस आश्रम के लोगों से लोग ऐसी पूछताछ करते हैं, बाकी लोगों की पूछताछ शुरू करते हैं ये, ताकि शक ना हो। फिर उसका पता चलता है ये कब से है, तो पता चला कि ये भी 2 महीने से आए। तो उन्होंने कहा कि फिर उससे अब कैसे बात करें, तो गए, उसके बाद चेक भी करना था। तो कहा कि हमें पूजा पाठ करानी है और कुछ हमें दान दक्षिणा देनी है, हम मन्नत मांग करें। तब ये फकीर के वैसे भेष में थे। वो तैयार हो गया। उसके बाद जगह और वक्त तय, और ये लोग लगातार नजर रख रहे हैं। उस जगह और वक्त में जैसे ही वो पहुंचता है
पुलिस वालों का शिकंजा उसके हाथ में, और उसके बाद वो उसके नाम से पुकारते हैं आनंद मोहन। वो घबरा जाता है। फिर उसे लेकर वापस वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं। 35 साल से फरार आनंद मोहन गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन पुलिस के मन में अब भी एक सवाल बाकी था कि इन 35 सालों तक इसने कानून को कैसे उलझाया, क्या इसने किया, कैसे बचा, कब कब कहां कहां छुपा रहा, भागा। तब उसके बाद उसकी कहानी आई। उसने कहा कि जब उसने 89 में 18 जनवरी को चंडीगढ़ के करीब उसे 11 साल के बच्चे का कत्ल किया अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पैसे के लालच में, तो उसे पता था कि अब उस विद्यावती के वजह से वो पकड़े जाएंगे। तो फिर ये हुआ कि तीनों अलग अलग निकल लो, एक साथ नहीं। तो वो दोनों अलग चले गए। अब उसे ये भी पता था कि मैं घर जाऊंगा अगर बिहार, तो घर पे भी पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। तो वो इधर उधर कहीं नहीं गया, वो वहां से सीधे निकला और अलीगढ़ पहुंच गया। अब अलीगढ़ कुछ पैसे थे, उससे कुछ दिन रहा इधर उधर भटकता हुआ, लेकिन अब क्या है, कानून से भी भागा हुआ है, बचना भी है। तो अलीगढ़ में रहने के दौरान उसने देखा कि अलीगढ़ के ताले बड़े मशहूर हैं और यहाँ तालों का अच्छा खासा कारखाना, और 89 में तो काफी कुछ था। तो वहीं एक ताला चाबी की दुकान में काम करना शुरू कर देता है, जो बनाया जाता था जहाँ। उसे ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, सर छुपाने के लिए जगह मिल गई है, अपना ताला चाबी का काम कर रहा है। वो वहीं अलीगढ़ में रहा, लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, अगर ज्यादा दिन रहेंगे क्या पता कोई किसी तरह से पुलिस पता कर ले। तो उसने कहा कि यहाँ पर टिकना ठीक नहीं है। कुछ ही महीने उसने काम किए, उसके बाद वो वहां से सीधे निकलता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है आपके सोनीपत। सोनीपत जाने के बाद वहां पर कुछ मजदूरी का काम करता है, फिर वहां से भी फौरन निकल लेता है। अब पहुंचता है पानीपत। पानीपत में सब्जियां और फल की बहुत बड़ी मंडी है, और वो हमेशा ऐसी जगह देखता था जहां भीड़ भाड़ बहुत लोग हो, क्योंकि ऐसे में किसी एक अनजान कौन बाहर से आया उसको पहचानना आसान होता है। तो वो पहुंच गया कि पानीपत की फल और सब्जी मंडी में, और वहां उसने नौकरी कर ली। अब वो पानीपत में कई महीने तक नौकरी करता रहा। फिर इस दौरान में पानीपत से निकलता है वापस यूपी के अलग अलग, कभी शाहजहांपुर, कभी मथुरा, कभी कासगंज, कभी शाहजहांबाद, कभी मध्य प्रदेश, इधर उधर भटकता भटकते भटकते फिर ये झारखंड पहुंचता है। अभी तक ये जहां जाता मजदूरी नौकरी जो भी मिलता करता और अपना छुपता रहता। परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं। उसे मालूम था कि फैमिली के पास जाएंगे, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, तो कांटेक्ट कहां करें, घर में फोन भी नहीं था, लैंडलाइन, तो क्या करें। लेटर लिखने का था, उसे इतना पता था कि लेटर लिखेंगे तो वो जो स्टैंप आएगा फिर वो पता चल जाएगा कि किस शहर से भेजा है, तो पुलिस वहां तक पहुंचोगी, क्या पता। डर था कि उस तक न पहुंच जाए। तो खैर ये बचते बचाते वो पहुंचता है झारखंड। झारखंड में जाने के बाद रांची में पहली बार वहां कुछ दिनों तक काम करता, फिर देखता है कि शहर के बाहर एक आश्रम है, वहां बहुत सारे साधु बाबा रह रहे हैं। पहली बार उसे वहां ख्याल आता है कि अगर मैं इनके साथ रहूं तो सेफ हूं, क्योंकि ऐसे आश्रम में साधुओं के बीच ये सब कौन ढूंढने किसी को आता है। अच्छा 89-90 की उस वक्त की बात है, तो ये इतना सारा सोशल मीडिया, क्राइम, क्रिमिनल आश्रम में पना ये सब था ही नहीं, इतना था भी तो बहुत पता कम चलता था। तो पहुंच गया अब झारखंड के एक आश्रम में, और वहीं उसने पहली बार साधु का गेटअप धारण किया। वहां रहा, उसका झारखंड के अलग अलग आश्रम में पहुंचा, फिर वहां से निकला, हरिद्वार गया, यूपी, उसके बाद एमपी, इनके अलग अलग आश्रम में रहता रहा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक बार उसे लगा कि घर जाना है। वो घर पहुंचा और एक साधु बाबा पहुंचे, और इस एक 35 साल में की गई गलती ने वहां के कुछ लोगों को चौकन्ना किया। और फिर इधर 34 साल बाद ये केस दोबारा जब पुलिस ने खोलने का फैसला किया, तो 9 महीने की कोशिश के बाद आखिरकार 9 महीने तक सिर्फ एक शख्स को तलाश करना है। अब सोचिए, हम 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, तो कई बार कहना आसान होता है, लेकिन आप सोचिए कि एक शख्स को आपको ढूंढना है जिसका कोई नंबर नहीं, कोई और जरिया नहीं, और उसको मतलब मैन टू मैन तलाशी होनी है। और आखिरकार 9 महीने की मशक्कत के बाद चंडीगढ़ की पुलिस की टीम ने यह कर दिखाया, और 35 साल पुराना कातिल अब कानून के शिकंजे में है, और अब अदालत में उसका हिसाब किताब होगा। तो ये थी आज की कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आदित्य का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य। और ये भेजा है अतुल गौड़ जी ने। अतुल गौड़ जी के बेटे हैं आदित्य, और आदिति गौड़ आदित्य के भाई हैं आदित्य। साथ ही अनाया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनाया। और ये भेजा अली मखान ने, उनकी बिटिया हैं।
सायान मुखर्जी, कल इनका बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सायान। कल आपने बताया नहीं, और मुझे भी आपने, मुझे यहाँ पे जब मिले थे आपने बताया था, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सायान। साथ ही एहसान अंसारी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे एहसान। और पक्का फिर कभी एक बार जरूर केक जब कटेगा तो कोशिश करेंगे हम लोग साथ हों। भूपेंद्र सिंह, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे इनका भी, कल 19 को था, तो हैप्पी बर्थडे भूपेंद्र। साथ ही अशरफ लखानी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अशरफ। इसके अलावा रूपेश्वर और दिलेश्वरी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। तुलसी कुमार दास ने एक सवाल पूछा, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है। इन्होंने कहा कि आपने बताया था कि जेल में जो कैदी होते हैं उनको वोट देने के लिए मतलब राइट नहीं मिलता है, और जो सिर्फ बेल पे होते हैं, जो मैंने बताया, उन्हीं को वोट दिया जाता है। तो इनका सवाल था कि अगर कैदी जेल के अंदर रहकर वोट नहीं दे सकते, तो फिर जेल में रहकर नेता चुनाव कैसे लड़ लेते हैं? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो उसकी वजह यह है कि जेल में रहकर सिर्फ वही कैदी चुनाव लड़ सकते हैं जिनके केस का भी फैसला नहीं हुआ, यानी वो कन्विक्टेड नहीं है, सजा याफ्ता नहीं है, सिर्फ अंडर ट्रायल है, यानी अभी विचाराधीन है। फॉर एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ में बंद है, हालांकि वो तो मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते नहीं, लेकिन अगर वो चाहें तो लोकसभा का चुनाव जेल से लड़ सकते हैं। कानून इसलिए और संविधान कहता है कि अभी जब तक अदालत आपको गुनहगार न माने तब तक आप चुनाव लड़ने के लिए आजाद हैं। तो आप जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, फिर अदालत के ऊपर है कि जेल से आप पर्ची भरने के बाद चुनाव की कैंपेनिंग भी कर सकते हैं कि नहीं। आपने कितने सारे ऐसे देखे, आप मुख्तार अंसारी की बात, 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद, लेकिन जेल में बंद होते हुए 3 चुनाव जीता। तो कानून इसकी इजाजत देता है। तुलसी कुमार दास का सवाल था जेल, इनका सवाल मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया। दीपक गौर और तुलसी कुमार दास दोनों के सवाल जेल से रिलेटेड थे। ये दीपक का सवाल था, दीपक गौर का, कि जेल से चुनाव कैसे लड़ते हैं। तुलसी कुमार दास ने ये पूछा था कि जेल में जब सबके लिए समान अधिकार है, तो फिर कुछ कैदियों को जेल का खाना क्यों दिया जाता है और कुछ खास को घर का खाना क्यों दिया जाता है। मुझे समझ में आ गया सवाल। आजकल केजरीवाल के खाने को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि वो जेल में आम खा रहे हैं, जेल में पूरी सब्जी खा रहे हैं, तो हालांकि डायबिटीज के पेशेंट हैं। तो तुलसी कुमार साहब, इसका जवाब ये है कि जेल का खाना या घर का खाना, कौन सा आप खाना खाएंगे, ये फैसला अदालत करती है। अगर सपोज आपको गिरफ्तार किया गया, आपको जेल भेजा गया और आप ये साबित करें कि आप बीमार हैं, आपको कुछ खास तरह की परेशानियां हैं, जैसे शुगर है, बाकी चीजें हैं, तो घर का खाना जो है अलॉट किया जाए किसी भी मेडिकल और हेल्थ ग्राउंड पे, तो अदालत इजाजत दे देती है। तो उसमें फिर घर का खाना आता है, जो पहले चेक होता है जेल में और फिर दिया जाता है। तो कोई भी कैदी जिसको इस तरह की परेशानी हो, उसको कोर्ट जाना पड़ता है, और कोर्ट की इजाजत से ही जेल का खाना आपको नहीं बल्कि घर का खाना मिलेगा। लेकिन अगर आप कोर्ट जाते नहीं और जेल के अंदर बैठ कर कहेंगे नहीं भैया आज तो मेरा मन ये है कि यार आज घर से खाना है, या आज ताज से आए या ओबराय से आए, तो ऐसा नहीं होगा। परमिशन लेनी पड़ेगी आपको अदालत से।